नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आरओ जीएस मॉक टेस्ट 99, जिसमें कि 40 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कोर्स है, तो अगर आप लोग चाहें तो इससे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, जो कि स्क्रीन पर आपको नीचे दिया गया है। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो उसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करिए। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। एक तरफ आपको जनपद के नाम दिए गए हैं, एक तरफ आपको एक जिला एक उत्पाद मतलब प्रोडक्ट के नाम दिए गए हैं। तो देख, पहला जो ऑप्शन आपको दिया गया है वो है आगरा। आगरा जो है वो चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है, ये एकदम सही है। गोंडा लकड़ी के खिलौने। पीलीभीत की बात करें तो ये बांसुरी उद्योग के लिए फेमस है, ये भी सही है। वाराणसी की बात करें तो ये रेशम उत्पाद के लिए फेमस है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम गोंडा की बात करेंगे क्लास, तो गोंडा जो है वो लकड़ी के खिलौने के लिए नहीं फेमस है। गोंडा किस चीज के लिए फेमस है? दाल के लिए फेमस है। लकड़ी के खिलौने के लिए कौन सी जगह फेमस है? चित्रकूट, याद रखिएगा। क्या फेमस है? चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने। तो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात हो रही है क्लास। यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा, आप ईयर याद रखिएगा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 24 जनवरी 2018 को ये स्कीम आई थी, क्योंकि परीक्षा में हो सकता है ये पूछ ले। मैं आपको बताऊं, ये ओडीओपी वाला जो ये आपका जो टॉपिक है, ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो इसको छोड़ के जाने की गलती मत करिएगा। परीक्षा में प्रश्न पूछे हैं 2018 के बाद, प्रीलिम्स में भी यहां से प्रश्न बने हैं और मेंस में भी बने हैं पीसीएस के। तो इस टॉपिक को आप छोड़ने की गलती मत करिएगा। एक बार जरूर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाले टॉपिक को आप पढ़ के जाइएगा। ईयर याद रखिएगा 24 जनवरी 2018। यहाँ पर हम कुछ और जिलों के नाम देखते हैं और प्रोडक्ट शुरू कर दो। तो एग्जाम के पहले घबराहट नहीं होगी कि सेंसेस में जो इतने ज्यादा जो डिटेल दिए गए हैं कैसे याद होगा। आप रोज हफ्ते में 2 दिन निकालो, 1 दिन निकालो, ये आप पे डिपेंड करता है। और उसको एक बार पढ़ लिया करो, रीड कर लिया करो, आपको याद हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आते हैं? संसद की बैठक बुलाना, प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करना, भारत के महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना। तो यहाँ पर देखिए जो थर्ड ऑप्शन है जिसमें बोला गया है कैग को अपॉइंट करता है और सीईसी को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर बताइए सही उत्तर क्या होगा। अब मैं आपको बताऊं, इस प्रश्न को सॉल्व करने वाले 2 तरीके के स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट वो है जो कि आंसर लगाएगा डी, और दूसरा स्टूडेंट वो है जो कि आंसर लगाएगा आपका सी। ठीक है, डी वाले कौन से स्टूडेंट है मैं बताऊं, जिनका भी आंसर डी है, मैं बता रही हूं, वो अपने कंसंट्रेशन पावर को थोड़ा सा और बढ़ाइए। वो ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना शुरू कर दीजिए, अभी परीक्षा में टाइम है। क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को भी उतनी ही नॉलेज है जितना कि एक बच्चा जो सही लगा के आएगा इस आंसर को उसके पास है, लेकिन आपने ध्यान से इस प्रश्न को नहीं पढ़ा, इस वजह से आपने आंसर डी लगाया है। मैं एक बार और इस प्रश्न को पढ़ूंगी। यहां पर देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर फॉल्स अंडर द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट।
ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर की बात की गई है, विधायी शक्तियों की बात की गई है प्रेसिडेंट की, तो यहां पर खाली आपका विधायी शक्तियों में आता है ऑप्शन 1 और 2। इसी वजह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो सी है, ना कि डी है। हम डी की बात अगर करें, यहां पर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो ये बिल्कुल सही है कि कैग को और सीईसी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन ये इसकी कार्यकारी शक्ति होती है, एग्जीक्यूटिव पावर होती है, ना कि लेजिस्लेटिव पावर होती है। इस वजह से आपका ऑप्शन डी गलत है। तो आप पेपर में अगली बार जब भी जिनका भी गलत हुआ है वो पेपर में प्रश्न को ढंग से पढ़िएगा ताकि गलत ना हो। यहां पर देखिए, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की अगर हम बात करें तो आपको पता है वो संसद को बुलाता है, ठीक है, स्थगित कर सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति संसद को बुला सकता है, स्थगित कर सकता है, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, भंग कर सकता है, ज्वाइंट सेशन बुला सकता है। पेपर में कई बार पूछा गया है संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है, ये शक्ति किसके पास है, तो आप याद रखेंगे राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वो अगर कोई भी गतिरोध की स्थिति पैदा होती है तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। और ये किस आर्टिकल में दिया है, किस अनुच्छेद में दिया है, 108 में आपका दिया गया है ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन। लेकिन यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि ज्वाइंट सेशन को बुलाते तो प्रेसिडेंट है, लेकिन उसको प्रिसाइड कौन करते हैं, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो वो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब प्रत्येक इलेक्शन के बाद जो भी पहला सेशन होता है उसको कौन संबोधित करता है, प्रेसिडेंट संबोधित करता है। ये सारी चीजें जो मैं डिस्कस कर रही हूं ये प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, विधायी शक्तियां हैं, ठीक है। सीटें खाली होने पर वह लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और राज्यसभा के सभापति, उपसभापति की नियुक्ति करते हैं। वह राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। वह संसद की आयोग्यता के प्रश्न पर भारत के चुनाव आयोग से परामर्श करते हैं। कुछ प्रकार के विधेयक को पेश करने की अनुशंसा अनुमति देते हैं ये। वह अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, ठीक है। ऑर्डिनेंस की बात हम करते हैं। ऑर्डिनेंस की बात किस आर्टिकल में की गई है, किस उसमें की गई है, बताइए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि ऑर्डिनेंस के बारे में किस अनुच्छेद में बोला गया है, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए यहां पर देखिए, वह संसद के समक्ष निम्नलिखित रिपोर्ट भी पेश करते हैं। ये चीज याद रखिएगा, जो कैग की रिपोर्ट है क्लास, वो पार्लियामेंट में कौन पेश करता है, प्रेसिडेंट पेश करता है, याद रखिएगा। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इस चीज में स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। उनको लगता है कि प्रेसिडेंट क्यों संसद के समक्ष रिपोर्ट पेश करेगा, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति जो है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है वो संसद में राष्ट्रपति पेश करते हैं। ये चीज रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्लास, अब हम थर्ड प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन स्थल को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है? ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान किस नियोलिथिक साइट को कहा जाता है? मेहरगढ़ को, बुर्ज होम को, कोहली डेहवा को, या फिर महगरा को? तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है आपका ए, मेहरगढ़ को हम लोग बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहते हैं। मेहरगढ़ से ही गेहूं की 3 एवं जौ की 2 किस्मों की खेती मिली है। ये चीज याद रखिएगा कि ये जाने के संकेत कहां से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले। इसी वजह से इसको ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर आप लोकेशन देखेंगे मेहरगढ़ की, तो ये देखिए यहाँ पर ये बलूचिस्तान वाले एरिया में आपको मेहरगढ़ दिख रहा है, इधर इंडस रिवर है, इधर मेहरगढ़, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अब हम कुछ और नियोलिथिक साइट्स को देखते हैं, हम कुछ और नवपाषाण कालीन स्थल को देखते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया इंक्लूड मेहरगढ़ द ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट इन द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान कॉल्ड बलूचिस्तान, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, जिसको कि हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि इसे बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है। बुर्जा होम की हम बात करेंगे तो ये कहां पर है, देखिए ये यहाँ पर कश्मीर में है, ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है भारत के मैप में बुर्ज होम, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको केव्स मिलते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपको जो बॉडीज मिलती है उनके साथ कुत्ते
पेपर में पूछा जाता है कि किस जगह पर शव के साथ कुत्तों के भी शव मिले हैं, मतलब मनुष्य के शव के साथ कुत्तों के शव मिले हैं, तो वो बुर्ज होम से। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहां पर अगर हम बात करें चिरान की, तो यहाँ पे चिरौन लिखा है, चिरान लिखा रहता है, ये कहां पर है, बिहार में है। ठीक है, पय्यमपल्ली की बात करें तो ये तमिलनाडु में है, इधर की तरफ आपको दिखेगा। और हल्लूर की बात करें तो ये कर्नाटक में है, इधर की तरफ। तो यहाँ पे देख लीजिए, पय्यमपल्ली साउथ में है, हल्लूर जो है ये एक नियोलिथिक साइट है जो कि कर्नाटक में है। चिरान मैंने आपको बता दिया ये कहां पर है, ये आपका बिहार में है। ठीक है, इधर बुर्ज होम कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, मेहरगढ़ हमने डिस्कस कर लिया है, पाकिस्तान प्रोविंस में है, बलूचिस्तान में। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात निर्णय लीजिए कि यह सभी कथन किस वंश से संबंधित है। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है यहाँ पे किस डायनेस्टी की बात की गई है। इस वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। इस वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। और थर्ड आपको दिया गया है, इस वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। तो यहाँ पर अगर आपने थोड़ा सा भी राजधानियां पढ़ी हैं तो द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी, होयसल डायनेस्टी की थी। ठीक है, और होयसल डायनेस्टी के फाउंडर की अगर हम बात करेंगे तो कौन थे, विष्णुवर्धन थे इसके फाउंडर। और इसका जो लास्ट आपका रूलर था वो बल्लाल तृतीय था, जिसको कि मलिक काफूर ने हराया था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, आपका सी आपका सही उत्तर है। ठीक है क्लास। अच्छा, यहां पर अगर हम बात करें कंदम वंश की, तो इसके जो संस्थापक थे वो आपके थे मयूर शर्मन। ठीक है, मयूर शर्मन। गंग वंश की हम बात करेंगे तो ये इसके संस्थापक आपके थे वज्रहस्त पंचम। और इसी तरीके से काकतीय वंश की हम बात करेंगे तो इसके संस्थापक थे बीटा प्रथम। तो यहां पर आपका सही उत्तर चौथे का सी था। यहां पर देख लीजिए, कंदम वंश की हम बात करेंगे, मयूर शर्मन ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इसकी जो राजधानी थी वो वनवासी थी। गंग वंश की हम बात करेंगे तो वज्रहस्त पंचम इसके संस्थापक थे। काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे, बीटा प्रथम थे। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, पांचवा प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल सम्राट जहांगीर ने फ्रांसिस्को अल्मीडा को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। दूसरा आपको दिया गया है, तेमुचिन चंगेज खान का वास्तविक या प्रारंभिक नाम था। और थर्ड आपको दिया गया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हारून के शिष्य थे। क्लास यहां पर हर पॉइंट से प्रश्न बना है। पेपर में एक बार प्रश्न बना था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो किसके शिष्य थे, तो यहां पर आपको याद रखना है वह उस्मान हारूनी के शिष्य थे। ये एकदम सही है, थर्ड स्टेटमेंट। तेमुचिन जो है वो चंगेज खान का वास्तविक नाम है, ये भी सही है। पहला जो दिया गया है, मुगल सम्राट जहांगीर ने फ्रांसिस्को अल्मीडा को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, ये आपका गलत है। इंग्लिश खान की उपाधि इन्होंने फ्रांसिस्को अल्मीडा को नहीं दी थी। इन्होंने इंग्लिश खान की जो उपाधि है वो विलियम हॉकिंस को दी थी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, किसको दी थी, विलियम हॉकिंस को। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, करेक्ट पूछा है, 2 और 3 आपका सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आज सी हो जाएगा। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। छठवें प्रश्न को क्लास हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम में नहीं है। तो यहाँ पे गीता रहस्य आपको दिया गया है। चलिए बताइए, गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया है, गीता रहस्य लिखा गया है बाल गंगाधर तिलक द्वारा। एकदम सही है, ये हमने आपसे डिस्कस भी किया था। अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखा है। ठीक है, उसके बाद हम जब बात करते हैं इंडिया डिवाइडेड, ये किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एकदम सही है। अनहैप्पी इंडिया की बात करेंगे तो लाला लाजपत राय ने इसको लिखा है, ये भी सही है। अभ्युदय की अगर हम बात करेंगे तो इसके लेखक आपके केशव चंद्र सेन नहीं है, इसके लेखक आपके मदन मोहन मालवीय है। याद रखिएगा, इस तरीके का प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि यही आपका सही सुमेलित नहीं है। अब यहां पर क्लास देख लीजिए, हम कुछ और पत्र पत्रिकाएं देखते हैं, पुस्तकें देखते हैं और उनसे संबंधित लोग देखते हैं। अभ्युदय की अगर हम बात करेंगे, लीडर की हम बात करेंगे, हिंदुस्तान की बात करेंगे तो मदन मोहन मालवीय। ठीक है, इंडियन मिरर बाम बोधनी केशव चंद्र सेन, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू,
कॉमरेड, हमदर्द, मोहम्मद अली जिन्ना, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री, अरविंद घोष, ठीक है। अ नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन सारे पॉइंट से पेपर में प्रश्न बने हैं। अगर आपने पास्ट ईयर के प्रश्नों को देखा है तो आपको ये टॉपिक इंपॉर्टेंट लगेगा, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहां से पेपर में प्रश्न बने हैं इसलिए। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी। संवाद कॉमेडी मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है, राजा राम मोहन रॉय। सोम प्रकाश, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। इंडियन अनरेस्ट, सर वैलेंटाइन शिरोल। और इन्होंने किसको बोला है फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया? बाल गंगाधर तिलक को सर वैलेंटाइन शिरोल ने बोला है। इंडिया फॉर इंडियंस, चितरंजन दास। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नरोजी, जिनको कि ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोला जाता है। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। द रिवॉल्यूशनरी, सचिन नाथ सान्याल। फ्री हिंदुस्तान, तारक नाथ दास। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भवानी मंदिर, बरिंद्र कुमार घोष। तो ये सारे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए और रिवाइज करिए। 7 प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहां पर निम्नलिखित का सही क्रम बताइए। तो यहां पर सबसे पहले आपको दिया गया है मॉन्टेग्यू घोषणा, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। तो मॉन्टेग्यू जो घोषणा है, ये घोषणा की बात की गई है। इसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी आता है। तो घोषणा कब की गई थी? 1917 में की गई थी, ठीक है। और रिफॉर्म कब आता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसको कि हम 1919 के एक्ट भी कहते हैं, ठीक है। आपको पता है 1905 के बाद हम 2 एक्ट्स की बात करते हैं, एक 1909 में और एक 1919 में ना। 1909 वाले को हम क्या कहते हैं बताइए? इसको तो हमने बता दिया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये मॉले मिंटो रिफॉर्म, मॉले मिंटो रिफॉर्म, और ये आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये घोषणा कब हुई थी? 1917 में हुई थी। जलियांवाले बाग कांड की अगर हम बात करेंगे तो ये कब हुआ है? 13 अप्रैल 1919 को। और आपको पता है जलियांवाला बाग कांड हत्याकांड के पहले रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट में क्या कर रहे थे ये लोग? अगर इनको किसी पे भी शक होता था तो उसका कॉलर पकड़ के उसको जेल में बंद कर देते थे। मतलब सामने वाले पे अगर इनको डाउट हुआ कि ये विद्रोह कर सकता है किसी भी तरीके का, तो ये क्या करते थे? उस इंसान को पकड़ के जेल में बंद कर दे। मिना वकील मिना दलील वाला कानून इसे बोला जाता है। ना आप दलील अपनी पेश कर सकते थे, ना कोई आप वकील अपॉइंट कर सकते थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन की हम बात करेंगे क्लास, तो ये कब हुआ है? 1932 में हुआ है। और बारदौली सत्याग्रह हमने आपको पहले भी बताया 1928 में हुआ है। बारदौली सत्याग्रह में किसका योगदान था बताइए? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और मैंने आपको बताया है कि बारदौली सत्याग्रह में जो बारदौली की औरतें थी, उन्होंने उस समय वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी बारदौली सत्याग्रह के समय। ये चीज आप सभी को पता है, ठीक है। यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड के पहले रॉलेट एक्ट आया था, ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म था वो 1919 में आया था, लेकिन मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 में हुई थी। अब इसको आप लोग अरेंज करेंगे तो आपको सही उत्तर जो है वो मिलेगा। पहला ये हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा ये हो गया 1 2, फिर उसके बाद तीसरा, फिर चौथा, ठीक है। तो 1 2 4 3 डी आपका सही उत्तर है क्लास। 8वें प्रश्न को अब क्लास हम देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? किसने कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर किया था? आप सभी को पता है कम्युनल अवार्ड की बात किस कॉन्फ्रेंस में की है, किस आरटीसी में की गई है, किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इसकी बात की गई है? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। क्यों इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था? क्योंकि भारत में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन यहां पर स्टार्ट हो गया था, और इसके चलते इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसके कारण फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला। क्योंकि भारत की एक बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने हिस्सा नहीं लिया था। तो यहाँ पर
बोला जाता है कि किसी भी तरीके से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये निश्चित करिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इसमें पार्टिसिपेट करे। और आपको पता है इसी समय गांधी इरविन पैक्ट भी होता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले। इसमें गांधी जी को बोला जाता है कि आपकी जो डिमांड है उसको पेश करिए, जो भी डिमांड फुलफिल हो पाएगी उसको हम फुलफिल करेंगे, ठीक है, और जो भी डिमांड फुलफिल होगी वो हम करेंगे, लेकिन आप भारत में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे होल्ड लगाइए और चलिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने। तो वही होता है, महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने जाते हैं। भारत में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे, सविनय अवज्ञा आंदोलन पे कुछ समय के लिए पॉज लगता है, ठीक है, उसकी गति धीमी पड़ जाती है। तो यहाँ पर जब गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर रामेसे मैकडॉनल्ड द्वारा कम्युनल अवार्ड की बात की जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी, ठीक है, जिससे कि महात्मा गांधी बहुत दुखी होते हैं, वो इसका बिल्कुल विरोध करते हैं, कहते हैं कि ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी का ही हिस्सा है, ये अब दलित को हम लोगों से अलग करना चाहते हैं, तो कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट रहते हैं। और जब महात्मा गांधी भारत वापस आते हैं तो उनको यरवदा जेल में बंद कर दिया जाता है, जहां पर वो आमरण अनशन पे बैठते हैं, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। जब गांधी जी की जो दशा थी वो धीमे धीमे बिगड़ने लगती है, तो B.R. अम्बेडकर जी से कहा जाता है कि एक बार आप बापू से मिलिए, बात करिए और एक कोई सॉल्यूशन निकालिए। तो बाद में आप सभी को पता है 1932 में ही एक पैक्ट साइन होता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, हम उसको पूना पैक्ट कहते हैं, जहां पर क्या बोला जाता है कि कम्युनल अवार्ड वाला जो ये पूरा है, जहां पे एक सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की जाएगी दलित के, उसको हम लोग छोड़ें और कुछ सीटें जो हैं वो दलित के लिए रिजर्व कर दी जाएगी उसकी जगह। तो जिस पे अंबेडकर जी मान जाते हैं और बाद में पूना पैक्ट साइन होता है। तो ये सारी पूरी एक कहानी की तरह है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री तो आपको पता होगा। इस प्रश्न का डी आपका सही उत्तर है। तो यहाँ पे देख लीजिए 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट साइन होता है। राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास तथा श्री राजा गोपालचारी के प्रयासों से गांधी जी व अंबेडकर जी के बीच में 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट साइन होता है, जिसके तहत पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट की जो बात हुई थी उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, परंतु प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए सीटें सुरक्षित कर दी गई, ठीक है, कुछ और सीटें सुरक्षित कर दी गई, जिनकी संख्या 71 से बढ़ाकर 141 कर दी गई थी। ये चीज याद रखिएगा, जो सीटें रिजर्व थी दलितों के लिए उसको बढ़ा दी गई थी। सेपरेट इलेक्टोरेट की अगर हम बात करें, ठीक है, पृथक निर्वाचन मंडल की, तो यहाँ पर याद रखिएगा क्लास, मुस्लिम्स के लिए इन्होंने पहले ही सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर दी थी। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि 1909 और 1919 का दो हम एक्ट की बात करते हैं, इसको हम मॉले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं और इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। यहाँ पर अगर मॉले की बात करें तो मॉले उस समय सेक्रेटरी थे और जो मिंटो थे वो वाइसरॉय थे, तो इन दोनों के नाम पे मॉले मिंटो रिफॉर्म पड़ा। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी याद रखिएगा आप, एक आपके सेक्रेटरी हैं, एक आपके वाइसरॉय हैं, ठीक है, मॉन्टेग्यू आपके सेक्रेटरी थे, चेम्सफोर्ड जो है वो आपके वाइसरॉय है, तो इन दोनों के नाम पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पड़ा। अब यहाँ पर मैं 1909 वाले पे बार बार फोकस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि 1909 वाले जो आपका जो था रिफॉर्म, उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। किसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी? पृथक निर्वाचन मंडल के किसके लिए ये बात कही गई थी? तो मुस्लिम्स के लिए। ये भी पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से ये इनकी जो पॉलिसी थी वो डिवाइड एंड रूल को प्रमोट कर रही थी, ठीक है, लोगों में एक फूट डाल दो मुस्लिम और हिंदू में। तो यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। अब आपके दिमाग में अगर आता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है, तो वो आप समझ लीजिए, मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊंगी। सेपरेट इलेक्टोरेट में ये होता है कि जहां पर भी इलेक्शन हो रहा है ना मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में, वहां पर एक मुस्लिम कैंडिडेट आपका खड़ा होगा। मतलब यहाँ पे जो भी आपके कैंडिडेट होंगे वो मुस्लिम कैंडिडेट होंगे, लीडर, और इनको जो वोट करेंगे वो भी आपके मुस्लिम ही होंगे। मतलब हिंदू अगर यहाँ पर है तो उनको ये अधिकार नहीं होगा कि वो इस इलेक्शन में वोट करें। तो ये होता है सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, पृथक निर्वाचन मंडल, जिसमें मुस्लिम लीडर खड़ा रहता है और उसको वोट भी कौन देते हैं? मुस्लिम ही देते हैं। तो महात्मा गांधी चाहते थे, महात्मा गांधी ये नहीं चाहते थे कि अब दलितों के लिए भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट आए, ठीक है।
कि यहाँ पर एक दलित लीडर खड़ा हो और खाली वोटिंग पावर किसके पास हो, दलित के पास हो। इसी वजह से उन्होंने पूना पैक्ट साइन किया और उसमें जो सीटें थी, कुछ ज्यादा सीटें आपकी डबल अप्रोक्सीमेटली सीटें दलित के लिए रिजर्व कर दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। 9वां प्रश्न हम देखते हैं। 9वां प्रश्न देखिए क्लास क्या है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय की अगर गणना की हम बात करें तो किसके द्वारा की जाती है, आरबीआई के द्वारा की जाती है, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है। नीति आयोग के द्वारा की जाती है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस के द्वारा की जाती है, या फिर वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है। तो आप अपने दिमाग में बना के रखिएगा, जो सीएसओ है वो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है। तो 9th का सी आपका सही उत्तर है। यहां पर क्लास एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। 1949 में पीसी महानबोलिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति को गठित किया गया था। तो पेपर में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय आय समिति, पहली राष्ट्रीय आय समिति जो थी 1949 में गठित की गई थी, वो किसकी अध्यक्षता में की गई थी। तो पीसी महानबोलिस का नाम आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न देखिए क्लास, भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है। तो आपको पता है जब भी हम बात करते हैं भारत में सेक्टर्स की, तो आपका प्राइमरी सेक्टर होता है, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर होता है और टर्शरी सेक्टर होता है। टर्शरी, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। प्राइमरी सेक्टर में मेनली आपके एग्रीकल्चर आते हैं, कृषि आते हैं, हॉर्टिकल्चर आते हैं, ये सब आता है, ठीक है, जहां पे हमारा प्रोडक्शन सीधे हो रहा है। सेकेंडरी सेक्टर की जब हम बात करेंगे और टर्शरी सेक्टर की हम बात करेंगे क्लास, तो यहां पर याद रखिएगा सेकेंडरी सेक्शन में, सेकेंडरी जो आपका सेक्टर है इसमें मैन्युफैक्चरिंग आती है, मैन्युफैक्चरिंग आती है, ठीक है, जो भी चीज आप इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो आपकी सेकेंडरी उसमें आती है। और टर्शरी में सर्विसेज आती हैं, सर्विसेज आती है। यहां पर जब भी हम अपनी इकोनॉमी को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर में डिवाइड इस तरीके से करते हैं। इंडिया की बात अगर हम करें तो आपको पता है ये चीज कि भारत एक समय में कृषि प्रधान देश था। मतलब पूरी तरीके से हम किस सेक्टर पे डिपेंडेंट थे, हम अपने प्राथमिक सेक्टर पे, प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट थे, ठीक है, कृषि प्रधान देश था। और अब हम किस सेक्टर पे शिफ्ट हो रहे हैं, टर्शरी सेक्टर पे, ठीक है, जहां पर सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, ठीक है, सर्विस का ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो रहा है। यहीं पर अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना क्यों आज आगे है, चाइना ने अपना फोकस प्राइमरी, टर्शरी की जगह किस पर ज्यादा रखा, सेकेंडरी सेक्टर पे रखा। और मैंने आपको बताया है सेकेंडरी सेक्टर मतलब हम मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रहे हैं। तो आज आप देखते हैं कि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं, जो भी इसमें चिप यूज हो रही है, वो हो रही मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। तो चाइना ने किस पे फोकस किया, सेकेंडरी सेक्टर पे फोकस किया। और हम प्राइमरी सेक्टर से मूव ऑन किए कहां पर, मतलब प्राइमरी सेक्टर से हम शिफ्ट हो रहे हैं टर्शरी सेक्टर पे, सर्विस सेक्टर पे, ठीक है। तो यहां पर चलिए, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में दे दिया। अब यहां पर देखिए सर्विस सेक्टर जो भारत में है, जो हमारा टर्शरी सेक्टर है, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। माइनिंग एंड, यहाँ पे देखिए खनन एवं उत्खनन की बात की गई है, गैस, जल तथा विद्युत आपूर्ति की बात की गई है, रियल एस्टेट की बात की गई है, होटल तथा रेस्टोरेंट की बात की गई है। तो मैं बता दूं यहाँ पर रियल एस्टेट और होटल तथा रेस्टोरेंट जो है वो आपके सर्विस सेक्टर में आते हैं। 3 और 4 आपका सही है। लेकिन माइनिंग की बात हम करेंगे, खनन उत्खनन की बात अगर हम करेंगे, हम जल तथा विद्युत आपूर्ति की बात करेंगे, तो ये सब आपके द्वितीय सेक्टर में आते हैं, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। ये चीज याद रखिएगा। प्राइमरी सेक्टर मैंने आपको बता दिया, जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें आपके कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र आते हैं, फॉरेस्ट्री आती है, ठीक है, मत्स्य पालन आता है, खनन उत्खनन आता है। यहां पर आप देख लीजिए विनिर्माण, निर्माण, गैस, जल तथा विद्युत आपूर्ति, ये सब किस में आता है, आपका द्वितीय सेक्टर में आता है। तो यहां पर आप लोग याद रखिएगा, खनन उत्खनन आपका प्राइमरी सेक्टर हो गया, ये आपका सेकेंडरी सेक्टर हो गया, और यहां पर आपका टर्शरी सेक्टर हो गया। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। आगे का प्रश्न अब हम डिस्कस करते हैं, 11वां प्रश्न। मुगल काल में शेर मंडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो बताइए शेर मंडल किससे संबंधित था। अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, जहांगीर का मकबरा, हुमायूं की पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी जो थी हुमायूं की, दिल्ली का पुराना किला, या भू राजस्व प्रणाली। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है, आपका सही उत्तर जो है शेर मंडल जो था वो हुमायूं की लाइब्रेरी थी।
अब मुझे एक उत्तर दीजिए आप लोग। वैसे पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है लेकिन अब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन तब भी मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ कि देखो आप लोगों की तैयारी कैसी है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी, इसका बहुत ही आसान प्रश्न है, हिंट आपको मिल ही गया है। 12वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ व उनकी स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ मठ दिए गए हैं और उनकी स्थिति दी गई है कि वो कहां पर उनकी लोकेशन है। अब देखिए क्लास, सबसे पहला आपको दिया गया है ज्योतिष पीठ मठ, तो ये कहां पर है, बद्रीनाथ उत्तराखंड दिया गया है। दूसरा आपको दिया गया है गोवर्धन पीठ वाराणसी उत्तर प्रदेश, और आखिरी में आपको दिया गया शारदा पीठ द्वारका, ठीक है, द्वारका गुजरात। तो यहाँ पर 3 दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, ये बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे गोवर्धन पीठ बनारसी, ठीक है, बनारस दिया गया है, यहाँ पर गोवर्धन पीठ जो है आपका वो बनारस में है, ये आपका गलत है। क्यों गलत है इसको हम डिस्कस करते हैं। अगर हम गोवर्धन पीठ की बात करें तो ये कहां पर है, पुरी में है, उड़ीसा में, याद रखिएगा कहां पर है, पुरी में है, उड़ीसा में, ठीक है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 12th का बी आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि नॉट करेक्टली मैच्ड बोला गया है। अब क्लास शंकराचार्य से रिलेटेड हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। जैसे शंकराचार्य का जन्म कहां पर हुआ है, आप लोग याद रखेंगे केरल में हुआ है, ठीक है। किस नदी के किनारे हुआ है, अलवर नदी के तट पर, ठीक है। एक कालंदी ग्राम था, वहां पर इनका जन्म हुआ है। यहां पर एक चीज आप याद रखिएगा, अगर पेपर में पूछेगा कि इनकी मृत्यु कहां हुई है, तो इनकी मृत्यु जो है वो बद्रीनाथ में हुई है, और इन्हें परमहंस की उपाधि प्रदान की गई थी। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। और एक प्रश्न और पूछा गया है कि प्रच्छन्न बौद्ध किसे बोला जाता है, तो प्रच्छन्न बौद्ध जो है वो शंकराचार्य को बोला जाता है। क्यों, यहाँ पर देखिए शंकराचार्य द्वारा जो स्थापित मठ है, ज्योतिष मठ की जब हम बात करेंगे तो ये बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। गोवर्धन पीठ जो है हमने अभी डिस्कस किया, पुरी में है, उड़ीसा में। शारदा पीठ की बात करेंगे तो ये गुजरात में है, द्वारका में, ठीक है। श्रृंगेरी पीठ की हम बात करेंगे, ये आपका मैसूर कर्नाटक में है। कांचीपुरम पीठ की हम बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे क्लास 13 प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ प्लेस दिए गए हैं और वो किस चीज के लिए फेमस है। किम्बर्ले जो है वो हीरा खनन के लिए फेमस है, दिया गया है। डोनबास जो है वो कोयला खनन के लिए फेमस है। दोनों ही आपके बिल्कुल सही है। किम्बर्ले की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर है, ये दक्षिण अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। और अगर हम डोनबास की बात करेंगे, डोनबास कहां पर है, ये यूक्रेन में है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम 14 प्रश्न को देखते हैं। बांग्लादेश के पड़ोसी राज्य का सही युग्म, तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य अपना बाउंड्री शेयर करते हैं, ये प्रश्न पूछा है। तो यहां पर देखिए क्लास, बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश के साथ असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो यहां पर देख लीजिए एटीएम में वॉलेट, ठीक है, एटीएम वे वॉलेट करके याद कर सकते हैं आप। तो यहां पे आपका असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ठीक है, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। तो यहां पर देख लीजिए वेस्ट बंगाल शेयर करता है, मणिपुर नहीं शेयर करता है, मिजोरम करता है, त्रिपुरा करता है, सही है, असम करता है, सिक्किम नहीं करता है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश नहीं करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो एटीएम में वॉलेट करके आप याद कर सकते हैं कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से इंडियन स्टेट अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है, ये चीज याद कर सकते हैं आप। अच्छा, यहीं पर अगर प्रश्न पूछे कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक की बाउंड्री जो है बांग्लादेश के साथ वो कौन सा स्टेट अपनी शेयर करता है, तो आप याद रखेंगे पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल सबसे लार्जेस्ट बाउंड्री अपनी शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। अब क्लास यहाँ पर
अगर आप लोग देखेंगे तो देश के नाम दिए गए हैं और उनसे जो भी इंडियन स्टेट जो है अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं वो है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर अगर पेपर में प्रश्न पूछे कि कौन कौन से कंट्री के साथ भारत अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो यहाँ पर आप बचपन में MBA किया, इससे याद कर सकते हैं। यहाँ पे जो किया है वो आपका साइलेंट होता है। अब बचपन देख लीजिए, बा से बांग्लादेश के साथ भारत अपनी बाउंड्री शेयर करता है, चीन के साथ करता है, पाकिस्तान के साथ करता है, नेपाल के साथ करता है। M से म्यांमार के साथ करता है, भूटान के साथ करता है और अफगानिस्तान के साथ करता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम श्रीलंका के साथ यहाँ पे हमारी वाटर बाउंड्री शेयर होती है। ठीक है, यहाँ पे हमने लैंड की बात की है। चलिए 15 प्रश्न को अब हम देखते हैं। 15 प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन से हिमनद काराकोरम श्रेणी का भाग है? तो कौन कौन से काराकोरम श्रेणी का भाग है? पहला आपको सियाचिन दिया है, हिस्पर दिया है, बाल्टोरा दिया है, बियाफो दिया है। तो मैं बता दूं, यहाँ पर आपके जितने भी दिए गए हैं सारे आपके काराकोरम रेंज के हिस्से हैं। तो 15 का डी आपका सही उत्तर है। इस तरीके के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। सियाचिन आपके काराकोरम रेंज में है, बाल्टोरा काराकोरम रेंज में है, हिस्पर काराकोरम रेंज में है, बियाफो भी काराकोरम रेंज में है। ठीक है, खारदोजिन भी आपका काराकोरम रेंज में है, चोलोलुंगमा काराकोरम, ठीक है, रुंगडन काराकोरम। गंगोत्री की बात करेंगे तो ये कुमायूं रेंज में है, जेमू सिक्किम नेपाल वाले में है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए सासाइनी काराकोरम केदारनाथ उत्तराखंड। यहाँ पर मैंने ये चीज आपसे कई बार डिस्कस की है। अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको काराकोरम रेंज मिलेगी, फिर लद्दाख मिलेगा, फिर जास्कर मिलेगा, फिर पीर पंजाल। ठीक है, ये सब चीजें हमने डिस्कस आपसे पहले की है क्लास। इधर याद रखिएगा ऐसे, इधर नंदा देवी आपकी इधर है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। कंचनजंगा इधर आपको दिख रहा है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 16वां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चुनाव कीजिए। सुंदरी वृक्ष की लकड़ी का उपयोग कागज और लुगदी बनाने में होता है। दूसरा है सागौन की लकड़ी का उपयोग रेलवे वैगन, जहाज और फर्नीचर बनाने में होता है। यहां पर बोला गया है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। मैं आपको बता दूं, यहां पर आपका करेक्ट स्टेटमेंट खाली 2 है। अगर हम सुंदरी वृक्ष की बात करेंगे तो सुंदरी वृक्ष गंगा के डेल्टा में पाया जाता है। जो गंगा के डेल्टा वाला एरिया है वहां पर ये प्लांट आपके ग्रो करते हैं और इनकी जो लकड़ियां होती हैं ना वो बहुत ठोस होती हैं। तो जब लकड़ी ठोस है तो उनके पल्प से पेपर बनाना, ये सब बनाना गलत है। ठीक है, ठोस लकड़ियां होती है जिसके कारण नाव बनाने में, कुर्सियां बनाने में, खंबे बनाने में इन लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। और जो दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया सागौन की लकड़ी का उपयोग रेलवे वैगन, जहाज और फर्नीचर बनाने में होता है, ये आपका बिल्कुल सही है। तो 16वें का बी आपका सही उत्तर होगा। 17 प्रश्न को हम देखते हैं। क्रोमाइट उत्पादन क्षेत्र जाजपुर, डेंगनाल व कोयंजोर किस राज्य का हिस्सा है? तो यहाँ पे कोयंजर जो है वो कहां पर है बताइए? कोयंजर आपका उड़ीसा में है। ये तो पेपर में कई बार पूछा गया। जजपुर भी उड़ीसा में है। ठीक है, जाजपुर भी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? 17 का ए आपका सही उत्तर होगा। 17 का ए। अगला प्रश्न हम देखेंगे 18वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? शिशुवध पर रोक वॉरेन हेस्टिंग, सती प्रथा पर रोक विलियम बेंटिक, दास प्रथा की समाप्ति एलन बरो, नेटिव मैरिज एक्ट लॉर्ड नॉर्थबुक। तो यहां पर जो आपका सही नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, वो है शिशुवध पर रोक। शिशुवध पर रोक वॉरेन हेस्टिंग द्वारा नहीं लगाया गया था। ये किसके द्वारा लगाया गया था? लॉर्ड वेलेस्ले द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। ठीक है, वेलेस्ली द्वारा लगाया गया था, याद रखिएगा। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? ए आपका सही उत्तर होगा। सती प्रथा की बात करें तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा योगदान किसका था? राजा राम मोहन रॉय का था। ठीक है, और मैंने आपको बताया है जब भी राजा राम मोहन रॉय की बात करेंगे तो आप याद रखेंगे आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, ठीक है, हिंदू कॉलेज के बारे में आप याद रखेंगे। ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए। मिरातुल अकबर के बारे में आप याद रखेंगे। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। ये सारे पॉइंट हमने टेस्ट में डिस्कस किए, अब आप लोग को रटे हुए होना चाहिए।
ठीक है। दास प्रथा की अगर हम बात करेंगे तो अभी हमने मैं आपको बताया एलन बरो का नाम याद रखेंगे, और नेटिव मैरिज एक्ट आप याद रखेंगे लॉर्ड नॉर्थब्रुक को, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ए, लॉर्ड वेलेस्ली होगा। ठीक है। यहाँ पर 19वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार का गलनांक उच्च होता है। दूसरा है फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की प्राकृतिक शक्ति उच्च होती है। क्लास जो मेल्टिंग पॉइंट है ना फ्यूज का, वो क्या होता है, वो आपका कम होता है। जब फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो उससे क्या होता है, जैसे ही हाई वोल्टेज आएगा फ्यूज आपका मेल्ट हो जाएगा। ठीक है। और तुरंत जो कनेक्टिविटी है उसको वो तोड़ देगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा, घर में जो भी आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो आपके उनका शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, वो नहीं उड़ेंगे। आप घर में अक्सर सुनते होंगे बड़ों को बोलते हुए, अब तो आप लोग भी बड़े हो गए हैं, एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, तो अब बड़ों की बात नहीं, अपनों की, आप खुद की बात करिए कि फ्यूज उड़ गया, फ्यूज उड़ गया। क्यों फ्यूज उड़ गया, बहुत हाई वोल्टेज था, जो फ्यूज में जो आपका वायर लगा था उसका मेल्टिंग पॉइंट लो था और तुरंत फ्यूज उड़ा। ठीक है। जिससे आपकी कट ऑफ हो गया लाइट, घर का फ्यूज उड़ गया और आपके जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो बच गए, नहीं तो वो भी जल गया होते। तो यहाँ पर दूसरी चीज जो दी गई है, द नेचुरल स्ट्रेंथ ऑफ द वायर यूज्ड इन फ्यूज इज हाई। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की प्राकृतिक शक्ति जो होती है वो उच्च होती है, लेकिन इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो 19 का बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 20वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की बात की गई है। बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि ऊर्जा जो होती है वो दो तरीके की होती है एनर्जी, एक आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, एक आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां पर देखते हैं कौन सा पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल है। अच्छा, जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो इसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं ना, गतिज ऊर्जा। तो जो भी चीज आपके मूवमेंट में है, गति में है, उस समय जो ऊर्जा होगी वो हमारी गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है। और जब कोई चीज स्थिर हो गई, रुक गई, तो वहां पर जो एनर्जी आपकी होगी वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहाँ पे देखिए, बांध में एकत्र पानी में संचित ऊर्जा, यहाँ पे क्या लिखा है, संचित ऊर्जा। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा। ठीक है। दबी स्प्रिंग में संचित ऊर्जा। ऊंचाई पर रखे पत्थर की संचित ऊर्जा। तो जब भी संचित ऊर्जा की हम बात करेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है। एक्यूमुलेटेड एनर्जी। बांध में एकत्र पानी में, चलते हुए पानी में नहीं, इकट्ठा पानी में, कलेक्टेड जो वाटर है उसमें जो ऊर्जा है वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड इन द की ऑफ द क्लॉक। तो यहाँ पे याद रखिएगा संचित ऊर्जा आपकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, जब भी हम बात करेंगे ऊर्जा की तो काइनेटिक एनर्जी, जिसको कि अभी मैंने बताया गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता जो उसकी गति के कारण है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है। जो बलून आपका जो, या फिर अगर आप ऐसे देखिए बलून की अगर हम बात करें, अगर कोई बलून आपने ऐसे फुलाया और उसको छोड़ दिया तो हवा में ऐसे ऐसे मूव करने लगे, बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है ना, तो उसमें जो उस समय ऊर्जा होगी वो आपकी गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है। कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिरी, गतिज ऊर्जा। हवा चल रही है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई चीज आपकी एक स्टेट में आ गई, एक पोजीशन में आ गई, ठीक है, स्थिर हो गई, तो वहां पे आपके पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 21वां प्रश्न। सीमेंट निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। तो सीमेंट की जब भी हम बात करते हैं किसका परिणाम है, केवल चूना पत्थर का, केवल चौक का, ग्रेफाइट और चूना पत्थर का, या चूना पत्थर और मिट्टी का। तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो आपका डी है, लाइमस्टोन और क्ले का। ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। तो चूना पत्थर और मिट्टी के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया से क्या बनता है, सीमेंट बनता है। ठीक है। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे यहां पर 22वां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन आपको बताना है क्लास। पहला आपको दिया गया है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है। दूसरा आपको दिया गया, संविधान सभा के एक अध्यक्ष सहित 2 उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। यहां पर आपका ट्रू स्टेटमेंट क्या है, तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और सभा के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो अगर पेपर में आपसे पूछता है कि कौन पहले अध्यक्ष थे तो आप क्या लगाएंगे, सच्चिदानंद सिन्हा का नाम लगाएंगे। लेकिन अगर पेपर में ये प्रश्न पूछा कि
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के संविधान सभा के अस्थायी सदस्य, पहले अस्थायी सदस्य कौन थे? तो आप क्या नाम बताएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा आपके पहले अस्थायी, ठीक है, अध्यक्ष थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। यहां पर जो 2 उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे उनका नाम क्या क्या है? डॉक्टर, बताइए, एचसी मुखर्जी, एचसी मुखर्जी का नाम आप याद रखेंगे, और दूसरा आपका टीवी कृष्णाचारी। तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। यहां पर व्याख्या देख लीजिए क्लास। दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया तथा डॉक्टर एससी मुखर्जी व बीटी कृष्णाचारी संविधान के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्लास, 23वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लार का स्राव तांत्रिकीय नियंत्रण में होता है, मतलब सिक्रीशन ऑफ सलाइवा इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। दूसरा है पित्त रस का स्राव केवल यांत्रिक उत्पादन के द्वारा होता है। द सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस इज बाय मैकेनिकल स्टिमुलेशन ओनली। यहां पर आपका जो सही उत्तर है क्लास वो क्या होगा? पहला तो आपका बिल्कुल सही है, जो लार का स्राव होता है, मतलब जो सिक्रीशन ऑफ सलाइवा होता है वो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस की बात करें तो यहाँ पर खाली मैकेनिकल स्टिमुलेशन की बात की गई है, वो आपका गलत है, ठीक है। बाइल जूस जो है वो केमिकल स्टिमुलेशन के कारण होता है, ये चीज याद रखिएगा आप। क्या, किसके कारण? केमिकल स्टिमुलेशन के कारण, रासायनिक होता है ना कि यांत्रिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? पहला सही है लेकिन दूसरा आपका गलत है, ए आपका सही होगा। 24वें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं कौन सा सही नहीं है। रक्तदाब धमनियों की अपेक्षा सिराओं में अधिक होता है। बोला गया है जो ब्लड प्रेशर होता है वो आपकी वेन्स में ज्यादा होता है देन इन आर्टरीज। दूसरा है रक्तदाब मापने के लिए आपका स्फिग्नोमेनोमीटर का यूज किया जाता है। फिर तीसरा आपको दिया गया मनुष्य में सामान्य प्रकुचन दाब 120 mm और अनुशिथिलन दाब, मतलब यहां पर आपको क्या बोला है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। जब ब्लड प्रेशर नपवाने जाते हो तो बोला जाता है सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक, ठीक है, डायस्टोल प्रेशर क्या होता है? तो ये 120 और 80 आपका नॉर्मल माना जाता है। ऊपर वाला अगर 120 के रेंज में है तो उसको नॉर्मल मानेंगे, ठीक है, और अगर डायस्टोलिक जो नीचे वाला वो 80 है तो सही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे क्लास तो आपका बी और सी आपका सही है, लेकिन आपका ए जो है वो आपका गलत है। जो ब्लड प्रेशर है वो आर्टरीज में ज्यादा होता है वेन के कंपैरिजन में। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 24वें का ए। क्यों? क्योंकि ए आपका गलत है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, 25वां प्रश्न। ये तो मैंने टॉपिक कल आपसे डिस्कस ही किया है। अभी कल मैंने जब औरंगजेब से रिलेटेड प्रश्न आपको सॉल्व कराया था वहां पे औरंगजेब द्वारा जो बैटल्स लड़े गए थे उसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। मुगल काल में उत्तराधिकार के लिए हुए निम्नलिखित युद्धों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करिए। तो बताइए सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था? मैंने आपको कल ही बताया है, जो सबसे पहला युद्ध हुआ था वो धर्मट का युद्ध हुआ था। धर्मट का युद्ध कब हुआ था? 1658 में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला ऑप्शन कहाँ दिया गया? ए में दिया गया है और डी में दिया गया है। दूसरे युद्ध की बात करेंगे, जो दूसरा युद्ध हुआ है वो सामूगढ़ का युद्ध हुआ है। दारा शिकोह था एक तरफ और एक तरफ औरंगजेब था। ये कब हुआ है? ये भी 1658 में हुआ है, लेकिन धर्मट के बाद हुआ है। तो एक दो ठीक है। फिर हम बात करें अगर खजुआ की, तो खजुआ का युद्ध कब हुआ है? ये 1659 में हुआ है इसके बाद। और देवराई युद्ध की अगर हम बात करें तो देवराई का युद्ध कब हुआ है? ये भी 1659 में हुआ है, 1659 में। ये दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ है। यहाँ पर आपका 1, 2, 3, 4 आपका सही उत्तर होगा क्लास। ए आपका सही उत्तर होगा। एक बार हम व्याख्या इसको देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर धर्मट का युद्ध उज्जैन में अप्रैल
1658 को हुआ था, औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य हुआ था ये, ठीक है। सामूगढ़ के युद्ध की बात करेंगे तो ये पुनः दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ था, लेकिन ये जून 1658 में हुआ था। इस युद्ध में कौन जीता था? औरंगजेब जीता था, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। फिर खजुआ का युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो ये इलाहाबाद में हुआ था, और ये युद्ध किसके बीच में हुआ था? औरंगजेब और शाह सुजा के बीच में हुआ था, ठीक है। और देवराय युद्ध की बात करेंगे तो ये 1659 में हुआ था, ये भी किसके बीच में हुआ था? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में। और मैं बता दूं, देवराय युद्ध के बाद दारा शिकोह जो थे वो पूरी तरीके से पराजित हो गए थे, और इस युद्ध के बाद उन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर ए था, ये हमने डिस्कस किया था पहले भी। 26वें प्रश्न को हम देखते हैं। अनाज भंडारण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जैव कीटनाशकों के रूप में किया जाता है? बायोपेस्टिसाइड की बात की गई है ग्रेन स्टोरेज में। हल्दी का, नीम की पत्तियों का, नील हरित शैवाल का, या फिर ए और बी का? तो आप घर में देखते होंगे जब बहुत ज्यादा चावल आवल होता है तो उसमें मम्मी लोग क्या करती हैं? नीम की पत्तियां मिला के रख देती है दादी लोग, ठीक है। उसमें हल्दी की गांठें डाल देती हैं ताकि वो उसमें कीड़े जल्दी ना लगे। तो ये तो आप लोग घर में अगर आपने ढंग से देखा होगा तब भी आप इसका उत्तर दे लेंगे बहुत आसानी से। 26 का डी आपका सही उत्तर है। 27 प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक तरफ जांच दी गई है, दूसरी तरफ बीमारी दी गई है। तो पहला आपका दिया गया विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट जो है वो टाइफॉइड के लिए किया जाता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा आपको दिया गया एलिसा टेस्ट। जो एलिसा टेस्ट है वो कैंसर डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, नहीं, ये एड्स की जांच होती है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? केवल एक, ठीक है। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे 28 प्रश्न एजर्शन और रीजन पे है, कथन और कारण पे, तो इसको पढ़ते हैं। अटॉर्नी जनरल भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। कारण दिया गया, उसकी नियुक्ति की वही अर्हता होती है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की होती है। क्लास देखिए, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। जो अटॉर्नी जनरल होता है वो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ठीक है, ये चीज बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो दिया गया है वो भी आपका सही है। इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो सेम होती है जो कि आपकी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होती है, लेकिन यहाँ पे दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, लेकिन दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, बी ए को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। अब आप याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल हमारे किस आर्टिकल में दिया गया है? अनुच्छेद 76 में, ठीक है। यहाँ पर अनुच्छेद 76 के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है इनकी नियुक्ति, ठीक है, अटॉर्नी जनरल की, तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, मतलब ऑन अ प्लेजर ऑफ जो भी उनके प्रेसिडेंट के रहते हैं, ठीक है। जब भी प्रेसिडेंट चाहे तो इनको हटा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। 29 प्रश्न को देखिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो एक एक पढ़ते हुए चलते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 89वें संविधान संशोधन द्वारा की गई है। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है क्लास वो बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 2004 में 338 में संशोधन किया गया और 338A नया लाया गया, मतलब इसमें एक नया क्लॉज ऐड किया गया जिसमें एक जो है वो आपके अनुसूचित जाति के बारे में बात करता है और दूसरा जो है वो अनुसूचित जनजाति की बात करता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा देखते हैं, आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व प्रत्येक सदस्य के पद की अवधि प्रभार ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक की होती है। यहाँ पे इनकी जो अवधि है ना, जो टेन्योर है वो 6 वर्ष का नहीं होता है, वो 3 वर्ष का होता है। तो इस प्रश्न का कौन सा कथन सही नहीं है? बी आपका सही नहीं है, लेकिन अभी सी और डी भी पढ़ेंगे। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा, शर्तें और कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, एकदम सही है ये। या अनुसूचित जनजाति के लिए संवैधानिक व कानूनी अधिकारों से संबंधित सभी मामलों की जांच एवं निगरानी करते हैं, ये भी आपका सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो बी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपको 6 वर्ष का टेन्योर दिया है वो आपका गलत है।
30 प्रश्न को अब हम देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर राज्यपाल का वेतन एवं भत्ता राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। जो सैलरी और अलाउंसेस होते हैं गवर्नर को, वो स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है, जो कि आपका सही है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, राज्यपाल को विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है। ये भी सही है आपका। गवर्नर हैज द राइट टू डिसॉल्व द असेंबली। जैसे कि प्रेसिडेंट के पास ये राइट होता है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, वैसे स्टेट में राज्यपाल के पास विधानसभा को विघटित करने का अधिकार होता है। सी देखते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये भी आपका सही है। आखिरी देखिए हम, राज्यपाल को मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार प्राप्त है। नई क्लास, राज्यपाल के पास नहीं मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार होता है। किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास होता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। 30 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न अब हम देखेंगे 31। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के कुल सदस्य होते हैं। एस्टिमेट कमेटी में राज्यसभा के कुल कितने मेंबर होते हैं? 30, 15, 7 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं आपका होगा। क्यों? क्योंकि एस्टिमेट कमेटी जो होती है उसमें जो 30 मेंबर होते हैं वो 30 मेंबर आपके कहाँ से होते हैं? वो 30 मेंबर आपके लोकसभा से बिलोंग करते हैं। राज्यसभा का एक भी मेंबर एस्टिमेट कमेटी में नहीं होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न अब हम देखेंगे। सेकेंड प्रश्न, ये भी कथन कारण पे बेस्ड है, एजर्शन रीजन पे बेस्ड प्रश्न है। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। दूसरा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग के बारे में उपबंध किया गया है। यहां पर देखिए क्लास, ये एकदम सही है कि आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। और जब भी कोई बॉडी हमारे इलेक्शन कमीशन की बात हमारे संविधान में की गई है आर्टिकल 324 में, और ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर कथन और कारण सही भी है, और यहाँ पर जो रीजन है वो कथन को एक्सप्लेन कर भी रहा है। ठीक है, तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो वोटिंग एज थी उसको 21 से घटाकर कितना कर दिया गया था? 18 कर दिया गया था। तो वो कौन सा था? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। याद रखिएगा, वोटिंग एज को 21 से 18 कर दिया गया था। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे 33rd प्रश्न, किस संविधान संशोधन के तहत 19(1) क्लॉज सी में सहकारी समितियां जोड़ी गई थी? तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड किया गया था? तो यहां पर 94, 97, 87, 91 दिया गया है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है आपका? बी। बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे 34। कृषि क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान वित्तीय वर्ष 1950 से 51 में लगभग कितने प्रतिशत था? ठीक है, तो यहां पर 20, 30, 50, 70 कितना था? यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो आपका है 50%। 34 का सी आपका सही उत्तर है। यहां पर क्लास देख लीजिए, कृषि क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान वित्तीय वर्ष 1950 से 51 जो था वो लगभग 51% था। ठीक है, मैंने आपको बताया है हमारी जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी, प्राइमरी सेक्टर पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट थी। प्राइमरी सेक्टर पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट थी मतलब कृषि प्रधान हम लोग देश थे। ठीक है, तो यहाँ पे 51% जो था वो हमारा जीडीपी में किसका योगदान था बताइए? एग्रीकल्चर का योगदान था, जो कि अब घट कर अगर हम देखें तो 2011 में 12 में कितना हो गया? 14.2% हो गया है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे 35 प्रश्न हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? यूपी में प्रेसिडेंट रूल सबसे पहली बार कब लगा था बताइए? 25 जनवरी 1967, 26 अक्टूबर 1969, 25 फरवरी 1968 या फिर 24 जून 1970? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? 25 फरवरी 1968 को पहली बार यूपी में प्रेसिडेंट रूल लगा था। अच्छा, यहां पर जब भी हम इमरजेंसी की बात करते हैं आप सभी को पता है 352, ठीक है,
356 और 360 याद रखिएगा। ये नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल की बात की जाती है और फिर यहाँ पर फाइनेंशियल, वित्तीय संकट, जिसको कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं। अभी तक भारत में एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। 36 प्रश्न को देखते हैं अब। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, उसका चयन करना है आपको। इसकी स्थापना मुंबई में की गई थी। इस संगठन द्वारा नेहरू रिपोर्ट की आलोचना की गई थी। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1920 में मुंबई में की गई थी। एकदम सही है यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका, ठीक है। इसके संस्थापक की अगर हम आपसे बात करें, देखिए इस संगठन द्वारा नेहरू रिपोर्ट की आलोचना की गई थी, ये भी सही है। तो पहले इस प्रश्न का अगर हम उत्तर देखेंगे तो सी हो जाएगा। लेकिन अब हम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अगर संस्थापक की बात करेंगे तो आप याद रखेंगे एम एन जोशी, ठीक है, और लाला लाजपत राय, दोनों लोगों का नाम आप याद रखेंगे, लाला लाजपत राय, ठीक है। इस संगठन का जो पहला विभाजन जो हुआ था वो 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इस विभाजन का जो मुख्य कारण था वो क्या था, जो अभी हमने डिस्कस किया, वो नेहरू रिपोर्ट था। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ने नेहरू रिपोर्ट को क्रिटिसाइज किया था और इसी को क्रिटिसाइज करने के चक्कर में 1929 के जो नागपुर सेशन था, जिसको कि प्रिसाइड जवाहरलाल नेहरू ने किया था, यहां पर इसका विभाजन हो जाता है दो हिस्सों में, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और विभाजन के बाद एन.एम. जोशी और वी.वी. गिरी ने मिलकर इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की थी। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता है। इंडियन ट्रेड यूनियन यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर देख लीजिए, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन किसके द्वारा किया गया है? एन.एम. जोशी और वी.वी. गिरी द्वारा। और कब किया गया है? जब यहां पर 1929 के नागपुर अधिवेशन में जो विभाजन होता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का, उसके बाद एन.एम. जोशी और वी.वी. गिरी मिलकर इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन करते हैं। चलिए 37 प्रश्न हम देखते हैं। एक तरफ आपको घराना दिया गया है, दूसरी तरफ आपको कलाकार दिए गए हैं। तो यहां पर सबसे पहला किराना घराना दिया गया है भीमसेन जोशी, बनारस घराना किशन महाराज, लखनऊ घराना दिया गया है बिरजू महाराज। यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए? आपके सभी करेक्टली मैच्ड है, तो 1 2 3 आपका सही है, ठीक है। 38 प्रश्न को अब हम देखेंगे। यहाँ पे भारत में 2 प्रमुख हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं बताइए? मेजर हॉटस्पॉट भारत में कौन कौन से हैं? हॉटस्पॉट मतलब जहां पर भी बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया की बात की गई है। वेस्टर्न घाट, सतपुरा माउंटेन, ईस्टर्न घाट या फिर ईस्टर्न हिमालय। और इस प्रश्न का सही उत्तर जो क्या है बताइए क्लास? यहाँ पर आपका सही उत्तर है 1 और 4। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय जो है वो भारत में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, याद रखिएगा। अच्छा, पेपर में प्रश्न पूछता है कि जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है वो किसके द्वारा दिया गया, इसको कॉइन किसके द्वारा किया गया? तो W.G. रॉजन का नाम आप याद रखेंगे, पेपर में पूछा गया प्रश्न है। मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर बायोडाइवर्सिटी एक्ट के बारे में पूछेगा, जैव विविधता अधिनियम के बारे में, तो वो कब आया है बता दीजिए जल्दी से, आप सभी को पता होगा 2002 में, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी डे हम कब मनाते हैं? बी डे हम लिख रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी डे, तो ये आपका 22 मई को मनाया जाता है। अब यहीं पे अगर पेपर में प्रश्न आपसे पूछ ले कि बायोडाइवर्सिटी टर्म तो W.G. रोजन ने किया है, कॉइन किया है, लेकिन अगर हु इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, किसको फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है? तो आप क्या नाम बताएंगे? E.O. विल्सन ने, जिसको कि हम क्या कहते हैं? एडवर्ड ओ विल्सन को फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला को अब हम देखते हैं। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। एक तरफ सूची 1 दी गई है, दूसरी तरफ सूची 2 दी गई है। तो सबसे पहला अभ्यारण्य जो दिया गया है वो द्रिगंधरा अभ्यारण्य दिया गया है। द्रिगंधरा अभ्यारण्य कहां पर है? ये गुजरात में है, याद रखिएगा। और ये किसके लिए फेमस है? ये जंगली गधों के लिए फेमस है। तो यहाँ पे ए का आपका क्या होगा? ए का आपका 4th होगा। ए का 4th
मतलब सी होना चाहिए। अभी हम और ऑप्शन को देखते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये भी गुजरात में है और मैंने आपको बताया है गिर नेशनल पार्क जो है वो एशियाई शेर के लिए, एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है, तो बी का सेकंड। ठीक है। भीतरकनिका अभ्यारण्य जो है वो आपका कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और ये किसके लिए फेमस है बताइए? ये आपके खारे पानी में मगरमच्छ के लिए फेमस है, तो सी का थर्ड। काजीरंगा कहां पर है? असम में है। और ये किसके लिए फेमस है बताइए? एक सींग वाले गैंडे के लिए। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 39 का सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न हम देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में किस प्रकार के विकलांग व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक है? बताइए, सर्वाधिक संख्या किसकी है? वाक विकलांग की, श्रवण विकलांग की, दृष्टि विकलांग की या फिर चल विकलांग की? यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है सी। दृष्टि विकलांग की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है। अगर यहां पर हम 2011 सेंसस की बात करें तो 2.21% व्यक्ति विकलांग है। ठीक है। और कुल विकलांग व्यक्तियों में सर्वाधिक जो है वो दृष्टि विकलांग वाले व्यक्ति हैं, 20.6। ठीक है। और श्रवण विकलांग की हम बात करेंगे तो 5.8। और अगर पेपर में पूछता है कि सबसे ज्यादा विकलांग व्यक्ति कहां पर आपको कहां पाए जाते हैं, ठीक है, कहां पर है, तो आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। आज की क्लास में हमने 40 प्रश्नों को डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट टेस्ट है वो आपका 100वां टेस्ट है। तो 100वें टेस्ट में हम और प्रश्नों को लाएंगे, 40 प्लस प्रश्नों को लाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे और इन प्रश्नों के साथ हम उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास मॉक टेस्ट बहुत लगाइए। ठीक है। ज्यादातर टेस्ट आप लगाइए। आप एक समय अपने रिवीजन के लिए दीजिए, एक समय अपने टाइम को स्लॉट को डिवाइड कर लीजिए। एक समय कुछ नया चैप्टर पढ़िए, दूसरे समय रिवाइज करिए और टेस्ट में अपीयर होइए। टेस्ट में अपीयर होने से ये पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। नहीं तो एग्जाम तक बस आप रटते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। ठीक है। और आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? टेस्ट में अपीयर होने से। जितने भी टॉपर्स हैं, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, उनसे पूछिए, वो बताएंगे आपको कि हमने मैक्सिमम टेस्ट लगाया था। इससे क्या होता है? टेस्ट लगाने से हमें पता चलता है कि हमारा कौन सा टॉपिक नहीं तैयार है, तो हम उसको एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाइए। ठीक है। तो थैंक यू सो मच क्लास। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर कोई भी टॉपिक आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है तो बेझिझक होकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हम उस टॉपिक से रिलेटेड, अगर वो टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा तो हम उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को अगले टेस्ट में कवर करेंगे। ठीक है। ताकि आपका वो टॉपिक तैयार हो जाए। तो धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन खूब मंगलमय हो। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद।